मई के महीने में जब कारगिल का युद्ध छिड़ा तो 60 दिनों तक मोर्चा संभाला। और शुरुआत कैसे हुई कारगिल युद्ध की? तो जो है जो चर बकरवाल होते हैं, चरवाह ऊपर जाते हैं क्योंकि नीचे तो पूरा पत्थर है जी। तो उन्होंने देखा कि ये तो अब लोग नहीं हैं, उनकी ड्रेस, ये तो कुछ और लोग हैं। चरवाहे लोगों ने बताया, चरवाहा ने बताया सेना के अधिकारियों कि पार्टी मतलब पेट्रोलिंग पार्टी देख क्या हो भाई क्या है, वो पार्टी वापस नहीं आई। उनको मारे, आँख फोड़ दिए, कानों में उनकी रात डाल दिए। हमारी गनें थी तो हर गन पे गन के अथराइज के हिसाब से बंदे थे, हमेशा फायरिंग हो रही। क्या आप भी फायरिंग कर रहे थे तो क्या उधर के कुछ मरने वालों की जानकारी मिलती थी आप लोगों की? कितने लोग मरे आपके माध्यम? हाँ, इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे जवान है। लोहा लोहे को गर्म करता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है। जी जी। वैसे हमारी गनें ट्रक से आमनिशन आता था और आमनिशन गिराए और 2 मिनट में गुम। हमारा फायर नहीं होगा, आगे पार्टी मूव नहीं करेगी। तो आपके साथियों में कोई हताहत हुआ था? हाँ, हमारा एक साथी जो है ब्लंडर से शहीद हुआ। तो कैसे पता लगा आपको कि पिताजी वहाँ युद्ध में फायरिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हथियार संभाल? जाने से पहले ही बातचीत होती थी पत्रों के माध्यम से। हिम्मत से कि पिता पुत्र एक साथ युद्ध में भाग ले रहे हैं। एक बार फिर गुरेज सेक्टर में बहुत पाकिस्तान ने काफी फायरिंग हमारे बंकर जलाए। उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनको आतंकवादी बनाते हैं क्योंकि आना आसान है, जिस भी रास्ते से आ गए आप, लेकिन अब वापस जाना मुश्किल, वापस जाना बहुत मुश्किल है। आतंकवादियों से भिड़ते रहे। वहाँ पे एक प्लाटून बाबा थे कारगिल के, उसका क्या है उल्लेख? प्लाटून नाथ बाबा की महिमा है। 99 में युद्ध हुआ, पूरे प्लाटून नाथ बाबा के मंदिर में जाके शरण लिए, एक भी गोला नहीं फटा। और बाबा ने ये बोला कि आप जब तक इस जगह पर हैं और मैं हूँ, एक भी गोला ब्लास्ट नहीं होगा। तो लोगों ने बोला ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने एक गोला उठा करके नाले में फेंका, लोगों को दिखाया, ये देखो। जब अपने एरिया से दूसरी जगह उन्होंने फेंके उस गोले को, तो गोला ब्लास्ट हुआ। तो सेना के सभी जवान वहाँ जाके मत्था टेकते हैं। और कौन कौन से हथियार आपने चलाए हैं सेना में? साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम के स्टूडियो में हमारे देश के बहादुर सैनिक विपिन कुमार द्विवेदी जी आए हुए हैं। मैं विपिन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। विपिन कुमार द्विवेदी जी का परिचय देने में मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। ये वो जांबाज सिपाही हैं जिन्होंने 1999 में मई के महीने में जब कारगिल का युद्ध छिड़ा तो 60 दिनों तक मोर्चा संभाला। और केवल विपिन जी ही नहीं, इनके पिताश्री भी उस समय फौज में थे और बाप बेटे दोनों अलग अलग चौकियों में गोलियों की बौछार कर रहे थे दुश्मनों के ऊपर। तो ऐसे जांबाज सिपाही आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। जानते हैं उनसे उनके जीवन की कुछ बातें और उस युद्ध की याद और उस घटनाक्रमों के विषय में चर्चा करेंगे। तो विपिन जी, आप एक ऐसा संयोग रहा कि पिता और पुत्र दोनों उस युद्ध काल में मोर्चे पर थे। सर, आप पिताजी की प्रेरणा से फौज में गए या आपको बचपन से प्रेरणा थी? क्या था, कैसे आना हुआ आपका? नहीं, पिताजी की ही प्रेरणा थी, क्योंकि मेरे मामा जी भी फौज में थे, मेरे दादा के लड़के भी फौज में थे और हम लोगों का एक रुझान था। मतलब बचपन से ही मुझे ऐसा, मैं अपने फादर की यूनिफॉर्म पहनना, स्कूलों में जाना, मेरे टीचरों का भी बड़ा सहयोग रहा। वो लोग मेरी बॉडी को ऐसा, जब मैं 9th या 10th में गया तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, आप वैसे रियल फौजी लगते हैं। तो मेरा जो है और मेरे भाइयों का भी बड़ा सहयोग रहा। उन लोगों ने मुझको तैयारी कराया, प्रिपरेशन करा के, और फादर मेरे फौज में थे ही। तो पहली बार में ही आपका चयन हो गया कि हाँ, 2-3 बार प्रयास? नहीं, फर्स्ट टाइम में ही। अच्छा, हाँ। कहाँ कैसे हुआ पोस्टिंग? पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? पहले मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग चल ही रही थी हम लोगों की कि ये कारगिल का युद्ध जो है स्टार्ट हुआ। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग खत्म करके कारगिल का युद्ध स्टार्ट हुआ और फिर कारगिल हम लोग पहुंचे। आप सीधे पहुंच गए। हाँ। तो पिताजी भी पहले से वहाँ थे? पिताजी भी पहले से थे, उनकी यूनिट वहीं थी। तो ये कैसे फिर सिलसिला शुरू हुआ, बताना चाहेंगे कि कारगिल के युद्ध में आप लोगों को कैसे आदेश मिला? हाँ, कैसे? जैसे हमारी यूनिट वहीं थी। और शुरुआत कैसे हुई कारगिल युद्ध की? कारगिल युद्ध का सर, पहले जो वहाँ यूनिटें रहती हैं, मौसम होता है, जैसे अभी उस वक्त मई जून का मौसम है, बर्फ पिघलती है, तो जो है जो चर बकरवाल होते हैं, चरवाह, अपने भेड़ बकरी चराने वाले, वो लोग ऊपर जाते हैं क्योंकि नीचे तो पूरा पत्थर है, पहाड़, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। तो ऊपर वो लोग जो है बकरियों को चराने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि ये तो अपने लोग नहीं हैं, उनकी गतिविधियाँ, उनकी ड्रेस, ये तो कुछ और लोग हैं। जो नीचे बेस में फौज थी जी, उनको आगे बताया कि ऊपर कुछ हरकत मुझको ठीक नहीं लग रही लोगों की।
चरवाहे लोगों ने बताया, चरवाहा ने बताया अपने सेना के अधिकारियों को। सेना के अधिकारियों को। जी तो यहाँ से जो है एक किवाटी मतलब पेट्रोलिंग पार्टी जो फौज का अपना एक सिस्टम है, जी भेजा उनको जो है कि जा देख के आओ भाई क्या है। वो पार्टी वापस नहीं आई। ओह हाँ, जो पार्टी गई थी वो वापस नहीं लौटी। तो फिर दूसरी पार्टी जो है भेजा कि जाइए भाई देख के आइए, जो एक किवाटी पार्टी गई वो वापस नहीं आई, क्या हुआ। तो जो सेकंड पार्टी गई उसके पीछे बैकअप थर्ड पार्टी गई। तब उन लोगों ने इन्फॉर्म किया यहाँ तो पूरा जो है भारी तादाद में आतंकवादी प्लस पाकिस्तान की फौज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का सिलसिला चालू हुआ, यूनिटें इकट्ठी हुई। तो जो पार्टी गई थी सर्चिंग पार्टी, क्या केवाईटी क्या बोलते हैं आप इसको? किवाटी जो अच्छा, तो ये क्या हताहत हो गए थे क्या? ऊपर से लौटे नहीं थे तो क्या कारण था? नहीं, वापस नहीं आए वो लोग, क्योंकि ये 10 आदमी गए थे या 12 आदमी। तो इनको सबको हाँ गोली लग गई, हाँ, दुश्मनों की दुश्मनों को गोली लगी। और फिर जब वही नेक्स्ट शहीद हो पार्टी, गए। हाँ शहीद हो गए 10 के 10। ओहो, उन लोगों ने उनके साथ बड़ी यातनाएं कि अब 10 लोग थे। अच्छा, उनको पकड़ के यातना हाँ, दे करके मारा पकड़ गया। के, हाँ उनको मारे, आँख फोड़ दिए, कानों में उनके रात डाल दिए, ओहो, ऐसी बड़ी यातनाएं। उसके बाद फिर जो सेकंड पार्टी गई वो जो है, वो भी 10-12 लोगों की थी। नहीं वो तो ज्यादा की पार्टी गई, जी थोड़े थोड़े टुकड़ों में जो है पार्टी हमारी जाती रही। जी फिर उन लोगों ने जाके वहाँ सब धीरे धीरे एरिया रेकी किया और फिर पीछे इन्फॉर्म किया कि भाई हमको भारी तादाद में फौज चाहिए, क्योंकि ऊपर चढ़ना है, ऊपर भारी तादाद में बैठे हुए हैं। जी। अब एक बंदा जो पहाड़ी पे बैठा हुआ है सर, और आप अगर वो नीचे हैं, हम नीचे हैं, 15,000 16,000 हाइट, तो आक्रामक वो ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा आक्रमण अटैक अगर कर वो पाएगा। हाँ, छोटा सा पत्थर भी फेंकेंगे तो यहाँ वो भयंकर नुकसान हो रूप जाएगा। रूप ले लेगा। तो इससे धीरे धीरे पता चला और फिर फौज की अपनी गतिविधियां अपने हिसाब से, इन्फेंट्री और एयरफोर्स सारी जो है, आर्टी आर्मर्ड, सबने जो है अपना अपने तरीके से पूरा मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा संभाल तो के ये जब वहाँ मोर्चा संभाली हमारी सेना, तो संघर्ष चालू हो गया। संघर्ष। तो आपको कैसे बुलाया गया, कैसे खबर आई, क्या था? नहीं, हम लोग ट्रेनिंग हमारी हो गई थी खत्म। जी तो भाई जिस यूनिट के बंदे हैं वो तो अपनी यूनिट में जाएंगे। जी तो वैसे भी युद्ध का माहौल था, यूनिटों को मैन पावर चाहिए होती है। तो वहीं से हम लोग को पता चला कि भाई जम्मू में आपकी यूनिट है और आप जाइए, वहाँ आपको हर जगह हमारा ट्रांजिट कैंप बना हुआ है, जी जहाँ पे शिविर है। जी जहाँ से कहीं से भी अगर पूरे JNK में जवान आना है तो पहले जम्मू में रिपोर्ट करेगा या चंडीगढ़ में रिपोर्ट करेगा। उस वक्त रास्ता खुला नहीं था, तो चंडीगढ़ में रिपोर्ट करेगा। भाई जहाज जो है हमारे एयरफोर्स के जहाज जी चंडीगढ़ से ही डायरेक्ट ले कारगिल जवानों को ड्रॉप किया, हम लोग पहुँचे। फिर जैसे जैसे फौज का जो अपना सिस्टम है, एक एक जगह क्लाइमेट करते हुए मौसम के अकॉर्डिंग आपको उसके अनुरूप ढालते हैं। ढालते गए, जी, क्योंकि अचानक ऊपर चढ़ेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग प्लस से आए हुए हैं और वहाँ माइनस, और आपको वहां लड़ने जाना है, रहने तो जाना नहीं। नहीं सर, वही माइनस टेम्परेचर है, तो भारी तादाद में पहुँचना है। हमारा मनोबल अगर आप अच्छा है तभी हम लड़ सकते हैं। हम पहले बीमार हो गए तो हमको देख के और लोग बीमार हो जाएंगे कि क्या हो गया, कैसे बीमार हो गए, क्या है। तो धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए आप पहुंचे ऊपर। हाँ, धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए हम लोग जो है कहीं 4 दिन कहीं 5 दिन जो है मौसम के अकॉर्डिंग करते करते अपनी यूनिटों में पहुंचे। फिर वहाँ जो है यूनिट हमारी ऑलरेडी पहले से ही डिप्लाई थी। जी हाँ, तो उसमें जाके शामिल हुए हम लोग। तो विपिन जी, वहाँ पे क्या टेंट लगा रहता है कि क्या बंकर था, कैसा था जहाँ बंकर्स थे अपने, आप वहाँ पे अपने हथियार के साथ तैनात हो गए? हाँ, वहाँ पहुंचे। बैंकर जो है पहाड़ों में बना रखे हैं। हमारी गनें थी तो हर गन पे गन के अथराइज के हिसाब से बंदे थे। वहाँ तो पूरी 24 घंटे आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमेशा फायरिंग हो रही। हमारे इंडिया भी फायर कर रही, पाकिस्तान की तरफ से भी फायर आ रहा, पूरे तोपों के गोले जो है स्मॉल आर्म्स फायरिंग कर रही। ऊपर वो लोग एडवांस कर रहे हैं, रात में दिन में जैसे जैसे उनका सूटेबल होता था, जैसे जैसे वो फायर मांगते थे हम लोगों से। हम लोगों ने मतलब बहुत राउंड फायर किया। वो एक जो लोग बोलते हैं ना कि टीवी में देखा था हमने मूवी, हम लोग जाके वहाँ लाइव जो है फायर किया, लाइव देखे कि ऐसा भी युद्ध का नज़ारा होता है।
तो आपकी हमारी- तरफ से जैसे विपिन जी आप भी फायरिंग कर रहे थे, तो क्या उधर के कुछ मरने वालों की जानकारी मिलती थी आप लोगों को कि कितने लोग मरे आपके माध्यम से? हाँ, इन्फॉर्म होता था अच्छा। कि उनके इतने जवान जो है, वो लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे जवान हैं या हमारे ये बंदे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब उनके पहचान पत्र या जो भी उनके पास पहचान के सामान जब दिखाया गया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जी। लेकिन वो भी अपने देश के सैनिक हैं भाई, हम इंडिया के हैं, वो पाकिस्तान के हैं, तो हमारे अफसरों ने बोला कोई बात नहीं है, तो सैनिक ही है, इनका सम्मान जरूरी है। तो बाकायदे हमने उनको सम्मान के साथ उनको वापस जैसा भी हुआ पूरा साथ दिए उनका। तो विपिन जी वहां पे आप अपने साथियों के साथ तैनात थे, तो इसमें क्या दिन आप मुझे जानकारी मिली कि दिन रात का फर्क मिट गया था, सोना बंद हो गया था एक एक सही है हफ्ते सर। आप, तो क्या ऐसा था लगातार बिना सोए? हाँ, लगातार ऐसा था सर, क्योंकि वहां तो नींद आपको आएगी ही नहीं, ओह। कि पता ही नहीं चलता था कि हम लोग, और फौज में तो ये अच्छा है कि भोजन और की कोई कमी नहीं है, अपने हिसाब से हम लोग। तो आपको अवकाश नहीं मिलता था, जैसे लड़ाई चल रही तो दूसरा आपकी जगह पे बैठ जाए हथियार लेके, ऐसा नहीं, आपको ही करते रहना है मोर्चे नहीं, में? और भी लोग थे हमारे, मतलब हम जैसे जो 10 लोग हैं या जितने भी हैं, वो टर्न बाय टर्न सभी तैनात हैं वहाँ। तैनात हैं जी। जैसे जो हमारी गन है उसके हम चारों तरफ तैनात हैं, कोई गोला लाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है। जैसे हमारी गनें फायर करते करते, जैसे लोहा, आपने लोहार को देखा होगा, लोहा लोहे को गर्म करता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है, जी जी। वैसे हमारी गनें, ट्रक से आमनीसन आता था और आमनीसन गिराए और गाड़ियां 2 मिनट में गुम, और हम लोगों ने उस आमनीसन को अपनी गनों पे लाना है, अपनी बगल वाली गन को भी देना है। उनके पास मेन पावर है, वो हमारे पास। जैसे जैसे ऊपर हमारे एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जो इन्फेंट्री के साथ चल रहा है, जैसे जहां इन्फेंट्री फायर मांग रही, तो वैसे जो है जैसे जैसे आदेश मिलता था हमारे को कि भाई एक टाइम में हमने 100 राउंड फायर करना है, 200 राउंड फायर करना है, या 50 राउंड फायर करना है। जैसे जैसे वो एडवांस आगे करते जाएंगे, जी क्योंकि जो हमारी रेजिमेंट है आर्टिलरी गॉड ऑफ वॉर, लड़ाई में जो है हम लोग जी। गार्ड हैं, क्योंकि जब तक हमारा फायर नहीं होगा आगे पार्टी मूव नहीं करेगी। ओह, सबसे सामने आप लोगों को मोर्चा संभालना रहता हाँ, है। आगे इन्फेंट्री एडवांस कर रही है, जो इन्फेंट्री है हम लोग उनको फायर पावर दे रहे हैं पीछे से, हमारे फायर पावर से ही वो लोग एडवांस करेंगे। तो आपके साथियों में कोई हताहत हुआ था? हाँ, हमारा एक साथी जो है लास्ट टाइम उनके स्प्लेंडर से शहीद हुआ। आपके साथ ही थे वो? हाँ, साथी था, गोली लग गई उसको? स्प्लेंडर जो उनके स्प्लेंडर। गन के गोले का, दुश्मन की तरफ से आया वो? हाँ, दुश्मन की तरफ से एक टुकड़ा आया, और वो जो है बहुत आत्मघाती रहा उसके लिए। इतनी फायरिंग और धमाकों के बीच आप बंदूक संभाल के लड़ते रहे, फायरिंग झोंकते रहे, तो उस समय कैसा लगता था विपिन जी? क्या भाव था मन में? बहुत अच्छा भाव था, ये लगा कि हम लोग देखते रहे कि चलो कम से कम हमको जो है ये मौका मिला है जी। देश रक्षा के लिए, और हम लोग जो है युद्ध जैसे मोर्चे को संभालना, और इतना अच्छा मौका मिला कि हमने युद्ध को संभाला और युद्ध में शामिल हुए। कितने दिन आपको वहां रहना पड़ा? हम लोग लगभग 60 दिन रहे, तो लगभग वहां हम 6 महीने, लेकिन 60 दिन युद्ध चला था, फिर बाकी टाइम वैसे 90 दिन में युद्ध खत्म हुआ था। 90 दिन लगभग युद्ध जी। समाप्त हो गया था। तो 60 दिन आपकी तैनाती थी। हाँ। और पिताजी के बारे में बताइए, वो कहाँ थे, उनका क्या हाल था? मेरे पिताजी ऊपर चोटियों में जहाँ पे युद्ध चल रहा था, उनकी, वो कौन सी रेजिमेंट में थे? वो राजरीफ रेजिमेंट थी उनकी, राजपुताना राइफल जी। तो वो अपने प्लाटून के साथ ऊपर ही थे। वो भी मोर्चा संभाले? हाँ, वो भी मोर्चा संभाले हुए थे। वो तो उनके बताने से ही हम लोग, क्योंकि आपस में बातचीत तो हो नहीं सकती सर। जी। पहले भी मोबाइल का जमाना नहीं था, ना टेलीफोन, और चिट्ठियों का जमाना था, लेकिन उस टाइम पत्र लिखने का तो कोई वही नहीं है। तो वहां जब पहुंचे आप, तो पिताजी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, पिताजी से मुलाकात अलग अलग चौकियों में आप? हाँ, अलग अलग चौकियों में। क्योंकि तो कैसे पता लगा आपको कि पिताजी वहां युद्ध में फायरिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हथियार संभाले हुए? यहाँ जाने से पहले ही बातचीत होती थी पत्रों के माध्यम से कि भाई अभी कब आ रहे हैं, क्या है। और जो ट्रांजिट कैंप है, जैसे वहां पहुंचे तो वहां काफी रेजिमेंटों के बंदे मिलते हैं जी। तो उनसे पता चला, मैंने पूछा भाई ये तो मेरे पापा की रेजिमेंट है अच्छा। तो जब मैंने नाम बताया तो बोला अच्छा द्विवेदी साहब के लड़के हैं आप? मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बोला हाँ, हमारी यूनिट जो है आगे फॉरवर्ड में है।
राजकीय रेजिमेंट उनकी जो है। ये कैसा संयोग है, मैं ऐसा मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत दुर्लभ संयोग है कि पिता पुत्र एक साथ चौकी में युद्ध में भाग ले रहे हों। सर बड़े गर्व की बात है विपिन जी। और ये जो फायरिंग चलती रही, 60 दिन तक आप मोर्चा संभालते रहे, आपको भारत माता की जो रक्षा की प्रेरणा भीतर थी, तो ये जो युद्ध जब समाप्त हुआ तो आपकी वापसी हुई, तो क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की? लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी। जैसे हम लोग जहाँ भी जिस स्टेशन पे पहुंचते थे या जो अपने यूनिट में पहुंचे, वहाँ लोगों का बड़ा सम्मान। जब अपने गांव गए छुट्टी से तो लोगों ने बड़ा आवभगत किया हमारा जी। कि भाई, क्योंकि यूपी है वहाँ तो फोर्स के बहुत लोग हैं, तो हर 5वें दिन 7वें दिन मतलब कोई न कोई जो है शहीद जवान, जैसे मनोज पांडे का आपने नाम सुना होगा, जी। लखनऊ के मनोज पांडे जी, वो पहुंचे, उनकी जो है शहीद, तो लोगों को और पता चला। और वैसे भी आसपास के क्षेत्रों में कोई न कोई पहुंच ही रहा है तो घर वालों को पता चलता रहता शहीद था। होके पहुंच रहा था। शहीद होके पहुंच रहा, क्योंकि उसकी छुट्टियां बंद थी जी। और वैसे इस टाइम में छुट्टी कोई जाएगा नहीं। मेरे बड़े पापा के लड़के भी थे, वो भी आर्टिलरी रेजिमेंट में थे, लेकिन वो भी ऊपर डिप्लाई रहे, उनसे भी बातचीत नहीं हो पाई हमारी। लौटने पर आपकी जनता ने, सब लोगों ने बहुत जो है सम्मान दिया, तो हम लोगों को लगा कि हाँ चलो, कम से कम हम लोग युद्ध करके आए हैं और एक बहुत अच्छा विजयी होके लौटे थे आप। विजयी हो गए। तो विभाग से, आपके रेजिमेंट से भी आपको सम्मान किया गया? हाँ, क्योंकि हम लोग पूरी रेजिमेंट ही एक साथ ही जी। हम लोग युद्ध करते रहे, तो पूरी रेजिमेंट जब युद्ध समाप्त हुआ जैसे, तो बराबर सबको एक साथ सम्मान। तो आपके सीने में जो पदक लगे हुए हैं विपिन जी, सर ये इसके बारे में बताएंगे, कैसे ये कब कब मिलता है, कैसे मिला सर है? जैसे हम जहाँ जहाँ सर्विस किए हैं जी। और सर्विस के हिसाब से भी है। अच्छा। हाँ, जैसे ये वाला है 9 इयर्स है, और फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, आसाम और राष्ट्रीय राइफल, पूरे सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं सब वहीं की पहचान है। सियाचिन ग्लेशियर। कितने साल आपने वहाँ सेवाएं दी अपनी? मैं 24 साल 24 साल रहे। 24 साल। और ये जो इस तरफ लगा हुआ पदक, ये क्या है विशेष? ये सर राष्ट्रीय राइफल की पहचान है। अच्छा। और ये हम लोगों ने 26 जनवरी की परेड कलकत्ता में अटेंड की थी अभी 2019 में। जी। तो उसका है। बाकी अपने पूर्व सैनिक की पहचान है, जो पूर्व सैनिक छत्तीसगढ़। तो ये विपिन जी, यहाँ से जो जवान गए थे कारगिल युद्ध में, और कितने थे जो छत्तीसगढ़ से भी थे जिनसे आपसे मुलाकात हुई? हाँ, छत्तीसगढ़ के भी बहुत लोग थे। मेरी यूनिट में ही लगभग हम 3-4 लोग थे। जी। जो एक मेरे साथ उस वक्त लांस नायक IS पोटे सर थे, जो यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे उनका गांव है। अच्छा। बालपोट अभी मुझे याद नहीं है। जी जी। और ये जो आपकी जो संघर्ष के दौरान जो सेना के साथी थे, उसमें एक तो शहीद हो गए, एक से कुछ घायल भी हुए थे क्या? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। घायल नहीं हुआ था कोई, लेकिन आपके पहले जो लोग थे उनको काफी संख्या में नुकसान उनको हुआ था। हाँ, जो फर्स्ट पार्टी रही, जो इन्फेंट्री का ज्यादा जी लॉस हुआ है और उनका नुकसान हुआ। और बर्फबारी उस समय नहीं हो रही थी? नहीं, खाली मौसम साफ था। हाँ। तो इस लड़ाई में हमारी विजय हुई, और इसके बाद ये 1999 के बाद से ऐसा कोई संघर्ष फिर दोबारा नहीं हुआ है? नहीं सर, ऊपर ऐसा संघर्ष नहीं हुआ। बीच में जो 2001 में संसद भवन पे अटैक हुआ था जी, उस टाइम जो है ऊपर माहौल काफी गर्म रहा। तो आप विपिन जी उसके बाद जब और दोबारा पोस्टिंग हुई अलग अलग क्षेत्रों में, तो क्या संघर्ष का ऐसा कोई मौका नहीं आया ना कि सुरक्षा में रहे? तो कभी हाँ, नहीं, जैसे झड़पें होती थी। हाँ, झड़पें हुई। 2001 में हम लोग वापस गुरेज सेक्टर में गए जी, जहां मौसम की मार, और एक बार फिर गुरेज सेक्टर में बहुत पाकिस्तान ने काफी फायरिंग की। अच्छा। हाँ, हमारे बंकर जलाए, फिर हम लोगों ने काफी फायरिंग की, उनकी जो है उनको हताहत कर दिया। तो आज भी फायरिंग होती रहती है क्या? आज भी फायरिंग होती है सर, उनकी तरफ से होती रहती है? उनकी तरफ से होती रहती है। तो हताहत भी होते रहते हैं हमारे सेना के जवान? नहीं सर, सेना के जवान हताहत नहीं होते। अच्छा। क्योंकि उनकी तो एक ये आदत में शामिल है। नहीं, मतलब कैजुअलिटी, मतलब घातक हाँ, कैजुअलिटी होती है। हाँ। ये क्या लगता है, अभी कश्मीर में जैसे आतंकवाद का जो दौर चल रहा था और अभी हमारी सेना ने काफी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, तो कम हुआ है कि पहले से क्या अंतर आया है? पहले से भी बहुत कम हुआ है सर जी। जो पहले के माहौल में और अब के बहुत फर्क है। अभी तो बहुत शांति
है पहले से। कोई आतंकवादी दल से मुठभेड़ का आपका कोई अनुभव है क्या? हाँ, मुठभेड़ हुआ है। मैं राष्ट्रीय राइफल में रहा हूँ 2010 से 2013 तक। तो बताएं कोई ऐसा स्मरण जिसमें आपने मुठभेड़ में भाग लिया? हम लोग जो है रात में से पार्टी एक निकली और जो 2 जवान मतलब 2 उनके मिलिटेंट बिल्कुल यंगस्टर, यही कोई उनकी उम्र रही होगी 18 से 19 साल की सर। तो जो हमारी सिग्नल रेजिमेंट है उनके इंटरसेप्ट से बात हो रही थी, वो अपने वहां से पाकिस्तान को ये पास कर रहा था मैसेज। हाँ, कि माँ अब मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। जो हमारे इंटरसेप्टर थे उन लोगों ने बताया, देखो इस पाकिस्तान में बात हो रही है इसकी, अपनी माँ को ये बता रहा है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, मेरी चारों तरफ जो है भारतीय सेना घेर रखी है। वो अपनी बहन की शादी के लिए, क्योंकि वहां से लोगों को गुमराह करके तो इधर भेज देते हैं, आतंकवादी बना के जी, उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनको आतंकवादी बनाते हैं। तो वो कह रहा था ऐसा कि मैं अब नहीं बचूंगा, हाँ अब आ नहीं सकता मैं जी वापस, क्योंकि आना आसान है, जिस भी रास्ते से आ गए आप, लेकिन अब वापस जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो ये पुंछ राजौरी का 500 किलोमीटर का एरिया है जी, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उनके टाइम में पूरी फेंस लग गई है। अच्छा। अब आप उस एरिया से क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, उसके पकड़ लिए फिर आप लोगों ने? फिर मुठभेड़ हुई? हाँ मुठभेड़ हुई, शूट आउट। आप भी थे उसमें? हाँ, हमारी टीम थी, जो हमारे लोग और हमारी यूनिटों ने, हम लोग आपस में मुठभेड़ हुई, उसमें मारा गया। 24 साल की नौकरी में विपिन जी आप कारगिल के युद्ध में रहे, आतंकवादियों से भिड़ते रहे और लगातार उधर ही रहे कि बीच में फिर और नीचे विभाग में आकर के सेवाएं दी आपने? नहीं, मैं वहां से, जैसे मैं कारगिल के बाद हमारी यूनिट रायवाला में थी जी, रायवाला हम लोग रहे होंगे 6 से 7 महीने जी। फिर हमारी यूनिट का जो है टर्नओवर फिर ऊपर गई गुरेज सेक्टर। तो यो आप जैसे एक मैदानी इलाके के रहने वाले हैं, तो वहाँ की बर्फबारी में, वहाँ के कठोर मौसम में कैसे मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे अभ्यास कराया जाता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत से जवान उत्सुक रहते हैं सेना में जाने के लिए, तो क्या सामना करना पड़ता है उनको? जैसे जैसे हम जिस स्टेज पर पहुंचेंगे जी, अगर हमें हाई एल्टी वाले एरिया में जाना है तो जैसे जम्मू है, जम्मू से जैसे ही जितना हाइट के हिसाब से है सर जी, 9000 फीट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 9000 तक हम आराम से सर्व कर सकते हैं। 9000 से ऊपर जैसे हम जाएंगे तो वहाँ हर स्टेज का एक क्लाइमेट जगह बनी हुई है, वहाँ पे हमारा पूरा मेडिकल चेकअप होगा जी, और 5 से 6 दिन वहीं क्लाइमेट करेंगे। आपको अभ्यस्त कराते हैं उस मौसम में? हाँ, उस मौसम का जो है, मौसम में रह के पूरा की, फिर वहाँ से 5 से 6 दिन, जैसे 12,000 फिर और ऊपर जाना है तो फिर वहाँ मेडिकल चेकअप, फिजिकल फिटनेस आपका होता रहेगा। जैसे जैसे आप जाते रहेंगे वैसे वैसे ऊपर जो है, फिर जहाँ अपना लोकेशन है वहाँ पहुँच गए, वहाँ भी रूटीन। और इसमें से फिर जो अच्छे टॉप सोल्जर हैं उसमें से 25% वापस फिर आर्मी में जाएंगे और बाकी आरक्षण दिया हुआ है, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, वहाँ इनको मौका मिलेगा। 10% आरक्षण है। अच्छा, बाकी जगह भी और अन्य विभागों में भी इनको अवसर मिलता है फिर? हाँ, अन्य विभागों में जैसे आप लोग को मिलता है सेना के, जैसे सेना के जवानों को मिलता है आने के बाद मौका है, सेम वैसे इनका है। तो अग्निवीर की योजना अच्छी है आपके हिसाब से? हाँ, बहुत अच्छी योजना है। 4 साल सर्विस करके जो है, आप जो बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, वो कम से कम रोजगार मिले, उनको एक गाइडलाइन मिलेगी। और फौज ऐसी संस्था है जहां बंदा एक डिसिप्लिन सीखता है, एक अनुशासन में रहता है। जी जी, अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, वो सब कुछ सेना सिखाती है। तो आज से 25 साल पहले आप यहाँ से गए विपिन जी, तो इन 25 सालों में राज्य बनने के बाद यहाँ सेना के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है कि कम हुआ है, क्या लगता है? बहुत रुझान हुआ। पहले बहुत कम थी क्या संख्या? हाँ, पहले बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, यहाँ पे कम से कम 17 से 18 जगह ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा उन्होंने निःशुल्क। अब पहले जब आपके समय में बहुत कम था? ऐसा नहीं था जी, लोगों को मालूम ही नहीं था। रैलियां भी नहीं होती थी बहुत। हाँ, रैलियां नहीं होती थी, बीआरओ वाइज होता था जो है भर्ती। जी, अब रैली होने लगी है, 17-18 जगहों पर होती है। हाँ, होता तो एक ही बीआरओ में है, लेकिन 17 जगह पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात मेरे को भी सुनने को मिली थी कि आप पूर्व सैनिकों के द्वारा एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जाता है, यहाँ के युवाओं को बताया जाता है। हाँ सर, वही 17 जो मैं बता रहा हूं आपको, 17 से 18 जगह पे पूरे छत्तीसगढ़ में जी निःशुल्क
हम लोग जो है उनको गाइड करते हैं। तो इसमें सिलेक्शन अच्छा है परसेंट? हाँ, हर जगह बहुत अच्छा सिलेक्शन लोगों का है, क्योंकि एक जो जिसको कुछ मालूम नहीं है जी। और एक हम लोग को गाइड करके भेजेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ऐसे फिजिकल करना है, ऐसे रिटर्न देना है आपने, तो वो एक गाइडलाइन है उसकी। तो अब उत्साह लोगों में काफी बढ़ गया हाँ, है बहुत और उत्साह है लोगों में। पहले से ज्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा, और विपिन जी इसकी तैयारी के लिए बेसिक क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है एक जवान अगर आर्मी में जाना चाहे? अगर जाना चाहता है सर, इसमें अलग अलग वो है, जैसे जवान जाएगा, इसमें भी जीडी है, ट्रेडमैन है, टेक्निकल है और नर्सिंग असिस्टेंट, जी। ऐसे ऐसे एक लेवल है। जो अफसरों का तो अलग है, जवानों का भी जो जीडी में जाएगा वो 12th पास होना चाहिए आर्ट से, और जो टेक्निकल में जाएगा वो 12th पास होना चाहिए, जो है इसे पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जी। नर्सिंग असिस्टेंट का जो देखेगा, जो हमारा मेडिकल कोर देखता है, उसको बायोलॉजी में होना हाँ चाहिए। वो बायोलॉजी वाला होना चाहिए। जो ट्रेडमैन है हमारे, वो जो है 10वीं पास होनी चाहिए, 8वीं से 10वीं। अच्छा, हाँ, उनका 10वीं और कम से कम 8वीं। 8th स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है, 8th से 12th तक जरूरी है। हाँ, 8 से 12 तक। और ग्रेजुएट जैसे हैं तो उनके लिए? हाँ, उनके लिए भी जो ग्रेजुएट हैं, वो जो हमारे यहाँ अध्यापक हैं, और जो और ऊपर ग्रेजुएट हैं, जो धर्मगुरु की भर्ती का प्राविधान है। धर्मगुरु का भी पद होता है? हाँ, धर्मगुरु का भी पद होता है जो हमारे यहाँ। उसके लिए क्या योग्यता? उसके लिए भी ग्रेजुएट चाहिए। तो विपिन जी, जैसे कारगिल युद्ध से लौटने के बाद, कारगिल युद्ध में तो आपकी नौकरी की शुरुआत थी, सर, उसके बाद आप उतर के आए नीचे, और फिर कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई? कारगिल से फिर हमारी यूनिट रायवाला रही सर। रायवाला में हम लोग जो है 8-9 महीने रहे। फिर रायवाला से वापस गुरेज सेक्टर गए, फिर जम्मू कश्मीर। अच्छा। हाँ, बांदीपुरा वाला जो क्षेत्र आपने नाम सुना होगा। जी जी। और वहाँ से बांदीपुर से लगभग 2004-05 में फिर मेरठ आए। मेरठ काली पलटन, जहाँ पे फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम चालू किया था मंगल पांडे जी ने। जी जी। वहाँ हमारी यूनिट का लोकेशन रहा, मेरठ में? मेरठ में ही। मंगल पांडे जी का वहीं पे था? हाँ, जो हमारी यूनिट का गेट और मंगल पांडे जी की जो मंदिर और कुआं है वो लगा हुआ था। अच्छा विपिन जी, मैं एक चीज और उत्सुक था जानने के लिए, वहाँ पे एक प्लाटून बाबा थे कारगिल के, उसका क्या है उल्लेख है? बड़ा चमत्कारी भी कहते हैं सर। वो प्लाटून नाथ बाबा की जो महिमा है जी, पूरा जो ये JNK बटालिक सेक्टर और यहाँ काफी लोग मानते हैं। जो 1871 में युद्ध हुआ था जी, उस टाइम भी जो पाकिस्तान ने जितना भी फायर किया 1971 में भी जी, एक भी गोला जो है ब्लास्ट नहीं बाबा हुआ। का ये कारगिल में ही उनका जो अच्छा है एरिया है वो प्लाटून नाथ बाबा पहले वो भाग गए थे 1971 के युद्ध में। हाँ, जो प्लाटून नाथ बाबा का एरिया है वो जगह, पहले वो बाबा ऐसे संत हैं, अच्छा, तो किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आए, वहीं रहे वो, उनका खाना पीना सब कुछ वहीं, कहाँ से वो, भगवान की क्या महिमा है। और जब वापस अभी 99 में युद्ध हुआ तो जितने भी कारगिल के जो लोग थे, ग्रामीण वहाँ के लोग, पूरे प्लाटून नाथ बाबा के मंदिर में जाके शरण लिए हैं। वहां एक भी गोला नहीं फटा? एक भी गोला नहीं फटा। और बाबा ने ये बोला कि आप जब तक इस जगह पर हैं आपको कुछ नहीं होगा। वाह। और मैं हूं, एक भी गोला ब्लास्ट नहीं होगा। तो लोगों ने बोला ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने एक गोला उठा करके नाले में फेंका, लोगों को दिखाया, ये देखो। जब अपने एरिया से दूसरी जगह उन्होंने फेंके उस गोले को, तो गोला ब्लास्ट हुआ है। तो इनको प्लाटून नाथ ही कहते थे? हाँ, आर्मी में नहीं थे? नहीं, आर्मी में नहीं थे, ऐसे संत हैं वहां, हाँ, पहुंचे हुए संत हैं। उनके दरबार में फिर कोई आसपास कोई फायरिंग में कोई नुकसान नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। और तो सेना के सभी जवान वहां जाके मत्था टेकते हैं? हाँ, आज भी जो है, जो भी कानवाई हमारी कारगिल एरिया में है, जे फर्स्ट स्टार्टिंग जिसका होगा और लास्ट, वहाँ पे हम लोग बाकायदे बड़ा खाना, पूरी जैसे पार्टी वगैरह करके खाना पीना जी, प्लाटून नाथ बाबा में ही मत्था टेक के कोई ऊपर चढ़ेगा, और वहां से नीचे उतरने वाला बंदा प्लाटून नाथ बाबा में ही मत्था टेकेगा। तो ये बाबा है कि नहीं? बाबा नहीं, अब बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं, कहाँ चले गए कोई पता नहीं चला। अच्छा। हाँ, जैसे आपने ग्लेशियर का नाम सुना होगा। जी जी। ग्लेशियर में जो है ओपी बाबा, ओम प्रकाश शर्मा जी के नाम से हैं,
अच्छा उनकी भी महिमा मैंने अपने आंखों से देखी है सर। अच्छा। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान देखा नहीं, लेकिन मैंने जो है ये एक्सपीरियंस रहा। हर महीने की 25 तारीख को जी विशाल भंडारा होता है। हर यूनिट वहां जो है विशाल भंडारा करती है। वो जो है भंडारा कहाँ से क्या है, भगवान की ऐसी महिमा। और बाबा एक हफ्ता रहते हैं नीचे, जहाँ उनकी समाधि है। अच्छा हाँ, वो भी फौज ही देखती है उस पूरे मंदिर को, उनकी समाधि को। और वापस वो महीने के लास्ट में, जो महीने की स्टार्टिंग तारीख है 1 या 2 को, फिर ऊपर चले जाते हैं। आज अच्छा। भी ऐसा है। और मान्यता है बहुत ज्यादा। हाँ, सब मान्यता बहुत है। सेना के सभी जवान उनको मानते हैं। सेना के सभी जवान मानते हैं ओपी बाबा को आज भी। ये जो शक्तियां हैं प्रेरणा देती हैं और सहायता भी करती हैं, जैसा आप बता रहे हैं। और मैंने सुना है कि आप गलवान घाटी में भी रहे, तो इसका क्या अनुभव रहा? क्या झड़प के समय आप थे वहाँ? हाँ, झड़प के समय मैं था और मेरी यूनिट भी थी। हम लोग जो अपना कर्नल संतोष साहब शहीद हुए चीनी सेना के साथ हाँ, जो चीनी झड़प। सेना के साथ, क्योंकि उन्होंने धोखे से हमला किया। अच्छा। हाँ, हम लोग तो तो हथियारों से हमला नहीं हुआ था विपिन जी? नहीं, हाँ हथियारों से हमला नहीं हुआ। हाँ आपस में मुठभेड़ हुई। जी। और वो फिसलन वाला एरिया है, तो उनकी झड़प से जो है जो गिर गए, फिसल गए। लेकिन बाद में जैसे हम संभले वहाँ, तो उनके हमने बहुत आदमियों को झड़प में मारपीट करके उनको समझाया कि तुम 1 इंच भी इधर नहीं आ सकते हो। अच्छा। हाँ इसी झड़प में कर्नल संतोष शहीद हो गए। हाँ, कर्नल संतोष साहब शहीद हुए और उनके साथ लगभग 10 साथी हमारे शहीद हुए हैं। ओहो। हाँ। उनका भी भारी नुकसान हुआ होगा। हाँ, उनका भी बहुत भारी नुकसान हुआ। उनके भी काफी लोग अगर उनके हथियार चल जाते तो काफी और ज्यादा नुकसान हो जाता। हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान होता। तो उस समय आप वहाँ पे अपने सेवा के अंतिम समय में थे, रिटायरमेंट का समय था, ऐसा हाँ, बताया? रिटायरमेंट का समय था सर, मैं वहीं अच्छा। था। वहां से फिर आप वापस आ गए। हाँ, वहाँ से और अभी आप सेना के पूर्व सैनिक की हैसियत से कहीं कुछ काम करते हैं या प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी प्रशिक्षण भी चल रहा हमारा यहाँ पे। हम लगभग छत्तीसगढ़ में 17 से 18 जगह पर निःशुल्क जो है ट्रेनिंग सेंटर है। जी जैसे एक रायपुर डिफेंस एकेडमी के नाम से है, जी जो डीडी नगर में है उनको जी। ऑफिस। और एक बोरिया खुर्द में है, जय श्री राम के नाम से है। और एक जगह और एक है, अभनपुर में भी चल रहे हैं। अभानपुर में। हाँ, योगेश जी उसको संचालन करते हैं। जी हाँ, और ऐसे ऐसे मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में जी। लगभग 17 जगह पर है। वाह। कर्नल त्रिपाठी साहब सभी का हैं। निःशुल्क प्रवेश होता है, जो हाँ, भी निःशुल्क प्रवेश है। हमारे जवान सीखना चाहते हैं, जाना चाहते हाँ, आइए रजिस्ट्रेशन कराइए और आपको पूरी सिखलाई मिलेगी हैं। वहाँ। अच्छा। हाँ, जो भर्ती का प्रोसीजर है वो आपको प्रॉपर बताया जाएगा। और मैं भी जो है अभी अपना बुक शॉप है हमारा। अच्छा। हाँ सर, तो सुरेश बुक डिपो के नाम से है, सदर बाजार में। तो मैं लोगों को वहीं गाइड करता रहता हूँ। वाह। जो भी लोग आते हैं, पूरा क्लास 1 से लेके पूरी हायर क्लास तक की किताबें हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ, यूपीएससी, सीजीपीएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स है हाँ, और कोर्स पूरी की बुक्स है, स्कूल की भी। पूरी जो भी इंडिया के एग्जाम हैं सभी। अच्छा विपिन जी, आपके पूज्य पिताजी के बारे में बताएं, अभी क्या है, कहाँ है? अभी मेरे पिताजी की उम्र लगभग सर 75 साल हो गई है। और उनकी एक किडनी डैमेज हो गई है। अच्छा। जो निकाल दी है, एक ही किडनी पे वो चल रहे हैं। जी जैसा अभी बीच में आपने ऑपरेशन सिंदूर चला था, जी तो जैसे ही उनको पता चला मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो अपने बॉक्स में उन्होंने यूनिफॉर्म रखा था। वो हर दिन जब सुबह उठते या शाम को, तो अपनी ड्रेस को हैंगर में लगा के मेरी माताजी को और भाइयों को बोलते कि देखो मैंने अपनी यूनिफॉर्म रेडी कर ली है और मैं ऑपरेशन सिंदूर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। देखो 75 साल उनकी उम्र है और अभी भी अगर बुलावा आएगा तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल तैयार हैं वो, और तैयार थे उस टाइम भी कि देखो। अच्छा, मैं कारगिल के समय में फिर से आना चाहूंगा। कारगिल में जो शहादत हुई थी, उसमें जो आप के साथी जो नहीं रहे, जिनको गले के पास वो लगा, बता स्प्लेंडर लगा, तो उस परिवार से क्या आपका मेल मुलाकात होती है, जाते हैं, मित्र रहे वो? हाँ, मित्र थे सर। जैसे हमारा, हम हर क्या साल। नाम था उनका? उनका नाम था नायक वाईडी कोलकर सेना मेडल। अच्छा, कहाँ के थे वो? वो महाराष्ट्र थे सर। जी जी। तो उनकी शहादत के बाद आप उनके परिवार से मिलते रहे? हाँ, मुलाकात होती थी, यूनिटों में आते थे उनके परिवार वाले।
हम लोग हर साल अपना एक रेजिंग डे मनाते हैं। अच्छा। जिस दिन हमारी रेजिमेंट खड़ी हुई है उसका एक जन्मदिन होता है। तो उसमें जो है जितने भी रिटायर्ड हुए हैं और परिवार के लोग आते हैं, हम लोग अच्छा। मुलाकात करते हैं। अभी इसी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से स्थगित हो गया। अभी मेरी यूनिट का 50वां मतलब गोल्डन जुबली मनाया जाना था, तो आप ही लोगों में से परेड में भी भाग लेते हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो क्या आप परेड में एक आध बार भाग लेने का हाँ मौका सर, मैं कलकत्ता 26 जनवरी की परेड में 2019 में शामिल हुआ। दिल्ली परेड में जब धनुष गन फर्स्ट टाइम अपने को मिली थी, जी। तो उस परेड में भी हम लोग शामिल हुए हैं। वाह। और कौन कौन से हथियार आपने चलाए हैं सेना में? हमने सर इंसास राइफल, LMG 7.62 mm, और हमारा जो मेन, हम लोग आर्टिलरी रेजिमेंट के हैं, तो हमारे पास तोपें हैं। जो हमारे पास IFG गन है, LFG गन है, और अभी लास्ट जब मैं सेनानिवृत्त हुआ हूँ तो बोफोर्स का नाम सुना होगा आपने जी सर। जी। उस बोफोर्स गन से मैं सेनानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा। हाँ और ये जो करगिल युद्ध में भी ये इंसास राइफल और ये सब आपके पास थी? हाँ, ये हम लोग का अपना पर्सनल वेपन है। अच्छा। जब तक ऑन ड्यूटी हैं ये अपने साथ हमेशा रहेगा। ये हमारा आज एक support है। जांबाज सिपाही से बात करके, देश की इस सेना के जवान से बात करके हमें बड़े गर्व की अनुभूति हो रही विपिन जी। और आप पिता और पुत्र दोनों ने देश की सेवा की, कारगिल युद्ध में भारत का नाम रोशन किया, विजय श्री दिलवाई। आजकल के जो युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, सेना में जाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा। जिससे वो एक डिसिप्लिन सीखेंगे। जी। आम जो नागरिक है उसमें और सेना के एक सोल्जर में बहुत फर्क है। आप देखेंगे जो सेना का एक जवान है वो आपको अगर खड़ा है या जहां भी कहीं है तो एक डिसिप्लिन में मिलेगा, कहीं भी अनडिसिप्लिन नहीं मिलेगा। जी। तो जो है, जो भी गवर्नमेंट की नीति है ये अग्निवीर, लोग इससे गुमराह ना हो कि मैं 4 साल में जाके क्या करूंगा अग्निवीर में। अच्छा। आप जाइए, कम से कम 4 साल तो सर्विस कर रहे हैं ना, उसके बाद का छोड़िए क्या होगा। उसमें से भी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि पूरे के पूरे वापस आएंगे, 25% फिर वापस सर्विस में ज्वाइन करेंगे। और जो सिविल सर्विस में 10% आरक्षण भी है, CRP, BSF, ITBP, SSB और जो भी अपने स्टेट की सर्विसें हैं उसमें आपको आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण मिला है। आप आइए फिर से, मोस्ट वेलकम। अग्निवीर में कैरियर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और फायदेजनक ही है ये। हाँ, फायदेजनक है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, क्वालिफिकेशन। और अगर लोगों को ये लगता है कि जैसे लोग सोचते मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ, तो जो हमारे निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर है उसमें कोई पैसा नहीं है सर। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और आपको बाकायदे वो पूरा डॉक्यूमेंट चेक करके आपका फिजिकल ट्रेनिंग, सब कुछ, मेडिकल चेकअप, हर चीज़ आपको एक प्रिपेयर करते हैं वो, कि कैसे जो है एक आम नागरिक एक सोल्जर बनता है। भर्ती करके ट्रेनिंग सेंटर कैसे जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, वो पूरा सिखाते हैं सर। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा विपिन जी। और हमारे स्टूडियो में आप आए और आपने जो साहसिक कारनामे हम सबको बताया। प्यारे दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि विपिन जी की बातें आपको जरूर रोमांचित करेगी, प्रेरित करेगी। ऐसे देशभक्त जवानों को अपने बीच में पा करके हम छत्तीसगढ़ के लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार विपिन जी। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सुझाव से अवगत कराइएगा। जय हिंद, जय हिंद की सेना। धन्यवाद। जय भारत।